तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो देखो, मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी इजी होती है, बट लेकिन क्वेश्चंस फिर भी नहीं होते, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इसका मतलब हमें पूरी कोशिश करनी है आज उन नेगेटिव पॉइंट्स को दूर करने की। दूसरी चीज़, हमें सारे फॉर्मूले आने चाहिए। तीसरी चीज़, उन फॉर्मूलों को भी कैसे सॉर्ट किया जा सकता है वो भी हम सीखेंगे। और चौथी चीज़, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स में जो चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जब जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ पे टर्म आता है फोटोन। ठीक है, क्योंकि फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड हम कुछ पढ़ रहे हैं। फोटो मतलब जहाँ भी फोटो वर्ड यूज होता है मतलब लाइट, है ना। तो फोटोन से रिलेटेड यहाँ पर बस इतना जान लो कि फोटोन जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। ठीक है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो मुद्दा है वो एच का है। ठीक है, तो एच जो होता है उसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये होती है एसआई में। और आपकी दूसरे फॉर्म में होती है 4.15 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो हमें समझना होगा एच की ये दो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने ये पता किया कि आपका E इक्वल टू एच न्यू होता है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होता है वो ध्यान रखना है। जैसे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हम करें तो आपको एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 3 इंटू 10⁻14 हर्ज है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको दोनों फॉर्मेट में फाइंड करनी है, एनर्जी जूल में भी फाइंड करनी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन में ये चीज जो है वो ध्यान रखने वाली है। तो अब हम क्या करें ऐसा, तो क्योंकि हम जानते हैं E इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन हम इसी से जूल में और इसी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड कर सकते हैं। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एच, मतलब हम डायरेक्ट, या तो देखो हम क्या करें, या तो हम पहले जूल में निकालें फिर उसको कन्वर्ट करें, पर वो इतना अच्छा ऑप्शन है भी नहीं। अच्छा ऑप्शन क्या है कि हम सीधे ही सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या सीधे ही सीधे जूल में निकाल लें। तो क्या करना है हमें, हमें जो है एच की वैल्यू उसी हिसाब से रख देनी है। अगर एच की वैल्यू हम 6.6 वाली रखेंगे मतलब जूल में आएगा, अगर हम 4.15 वाली रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एच इसकी वैल्यू रखते हैं जूल के लिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 3 इंटू 10⁻14 हर्ज। तो यहाँ पर हमारी जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। ये आ जाएगी 19.8 इंटू 10⁻⁻20, और ये किस में आई है, जूल में आई है। ठीक है, अब यहाँ पर यही हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब एनर्जी होती है फिर से एच न्यू, मतलब एच होती है 4.15 इंटू 10⁻⁻15 इंटू जो न्यू की वैल्यू है वो 3 इंटू 10⁻14 है। तो यहाँ पर हम जब इसको निकालेंगे तो हमारी जो आंसर आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी 1.245 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 14 है और ये हमारी 15 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कई बार हमारा जो क्वेश्चन होता है वो हमें वेवलेंथ के ऊपर होता है। ठीक है, अब हम ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से लेके नीचे तक पहले पूरा कैलकुलेट करेंगे, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से हम लेकर आएंगे, नॉट एट ऑल। हमें क्या करना है, सिर्फ अगर हमें वेवलेंथ के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो हमें सिर्फ सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करना है, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। यहाँ पर ये लैम्डा हम एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम इसको ये हमारा एंगस्ट्रॉम में है तो आंसर हमारा जो मिलेगा एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। अगर हम इसी को किस में लें, अगर हम इसी वेवलेंथ को किस में ले लें, नैनोमीटर में, तो हमें बस ऊपर से एक जीरो हटा देनी है। ठीक है, और नीचे हमारा फिर ये किस में हो जाएगा, नैनोमीटर में, और फिर हमारा जो आंसर आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी। चलो, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और तो इस फॉर्मूले के ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, आपको एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए आपको वेवलेंथ दी गई है। वेवलेंथ क्या है, 6200 एंगस्ट्रॉम, एंड दूसरे नंबर पे है 6200 नैनोमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करनी है, दोनों ही केसेस में एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करनी है। तो आई थिंक यू शुड ट्राई। करना क्या है,
12,400 1 2 का 4 वाला जो फॉर्मूला था वो यूज करना है सिर्फ। ओके, तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या आंसर हमारा आ सकता है। तो हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती है, 1 2 का 4 मतलब 12,400 डिवाइडेड बाई इतना, तो कितना आंसर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इसकी मदद से कितना आना चाहिए, 1240 डिवाइडेड बाई 6200 मतलब कितना, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम दोनों ही आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, हमसे कोई पूछे कि जूल में कितना आएगा, तो हमें ध्यान रखना है कन्वर्जन कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं एम्स जैसे एग्जाम के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है रेस्ट मास। तो ध्यान रखना, जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। कारण क्या है, लाइट हमेशा ही मूव करती रहती है, लाइट हमेशा ही मूव करती रहती है, तो इसीलिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख सकते हो कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज 0 बिकॉज लाइट ऑलवेज मूव। चलो अब उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जो है लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है, लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है ना, तो फोटोन का लीनियर मोमेंटम क्या हो सकता है, जो पी होता है वो होता है ई बाई सी या फिर एच न्यू बाई सी, या फिर हम कह सकते हैं एच बाई लैम्डा। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, चलो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन है, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन सबको अच्छे से लिख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में सब फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। तो जो पी है लीनियर मोमेंटम वो ई बाई सी हो जाएगा, या फिर एच न्यू बाई सी, या फिर एच बाई लैम्डा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जैसे किसी ने कहा कि दो फोटोन जिनकी वेवलेंथ सेम है, क्या उनका मोमेंटम सेम होगा। क्वेश्चन ये है कि दो फोटोन जिनकी वेवलेंथ सेम है, हमारी जो वेवलेंथ है फोटोन की सेम है, तो क्वेश्चन ने पूछा क्या इनका मोमेंटम सेम होगा। तो फॉर्मूला तो एच बाई लैम्डा है। ठीक है, हमें बताना है कि अगर ऐसे दो फोटोन जिनकी वेवलेंथ सेम है, क्या उनका मोमेंटम भी सेम होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर सब लोगों का ये आ रहा होगा कि यस होगा। ठीक है, बट एक्चुअली क्या है, हमें ध्यान रखना है कि जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अनटिल अनलेस हम ये नहीं कह देते कि हाँ ये तो सही है कि उनके मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन ध्यान रखना मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिना डायरेक्शन के हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, असर्शन रीजन वगैरह जैसे एग्जाम मतलब उसमें आया क्वेश्चन बन के, तो ये फॉल्स है। ठीक है, वाई, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसमें डायरेक्शन भी होना जरूरी है। अगर स्टेटमेंट ये कहता कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका सेम होगा कि नहीं होगा, तो आंसर सही होता। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी फॉर्मूले हमने सीखे हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन है कि आपको मोमेंटम ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है, जिसके लिए जो वेवलेंथ है वो 663 नैनोमीटर है। ठीक है, एक ऐसे फोटोन के लिए मोमेंटम कैलकुलेट करिए जिसकी वेवलेंथ हमारी इतनी है। ठीक है, ये वेवलेंथ है, लैम्डा है ये 663 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन ने पूछा है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा है एच बाई लैम्डा, या फिर हमने और भी फॉर्मूले देखे, क्या देखे, ई बाई सी, एच न्यू बाई सी, एच बाई लैम्डा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर हमारा हो सकता है। अब देखो ये नैनोमीटर में है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एच की वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होती है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू होती है, लेकिन हमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, वेवलेंथ नैनोमीटर में है, तो हमें ये कन्वर्ट करनी आनी चाहिए मीटर में। ठीक है, ऐसा यूनिट में, तो 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। कभी भी भूल जाओ तो याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि बहुत बेसिक बात है, लेकिन बेसिक में ही गलती हो जाती है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, है ना, और 1 एंगस्ट्रॉम में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, दोनों वैल्यूज ये 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। अब कंफ्यूजन हो जाता है बहुत से बच्चों को, तो उसके लिए तरीका है, इसमें क्या आ रहा है एन, और 9 में भी क्या आता है एन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से आप हमेशा अंदाजा लगा सकते हो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नैनोमीटर में 9, ठीक है, 9 और नैनोमीटर। ओके, अब यहाँ पर हम इसको यू देखते हैं, देखो इससे ही कितनी बार जाएगा, 100 बार। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा, +9 हो जाएगा, और -34 में से +9 घटाओगे तो 25 बचेगा, और जब ये भी ऊपर चला जाएगा तो माइनस के 27 हो जाएगा।
माइनस के 27 यूनिट क्या होगी, यूनिट होनी चाहिए, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मोमेंटम वैसे क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। तो आपको मोमेंटम ऑफ फोटोन बताना है जिसके लिए एनर्जी आपकी कितनी है, मतलब फोटोन की एनर्जी आपको दी गई है, कितनी दी गई है फोटोन की एनर्जी, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ऐसे फोटोन के लिए मोमेंटम कैलकुलेट करना है, जिस फोटोन के लिए एनर्जी दी गई हो उसके लिए मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अब मोमेंटम के क्या क्या फॉर्मूले थे, एक तो था ई बाई सी, एक था एच न्यू बाई सी और एक था एच बाई लैम्डा, ठीक है। तो हमें तो अगर हम देखें तो मोमेंटम हमारा क्या होता है, या तो ई बाई सी होता है ना, या तो ये होता है, या फिर एच न्यू बाई सी होता है, या फिर एच बाई लैम्डा होता है। तो हमारे लिए कौन सी वैल्यू दी गई है, ये वाली, तो हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मोमेंटम क्या होगा, ऊपर ई नीचे सी, ई मतलब एनर्जी जो कितनी है 3 मेगा, मेगा की जगह 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या रखना पड़ेगा, जूल, और डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम देख सकते हैं हमारा 3 से 3 गया। अब ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -13, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो -5। तो आंसर आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। आप एक बार दोबारा चेक कर लो, सॉरी -5 नहीं आएगा, ये माइनस का हो जाएगा ऊपर जाके। तो -19 और -8 कितने होते हैं, -27, -27 में से 6 गए तो -21, तो इतने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। मोमेंटम हमेशा ऐसा ही यूनिट में पूछा जाएगा, तो इसीलिए हमें हमेशा उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमें गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद कुछ और चीजें सीखते हैं। कई बार हमें जरूरत पड़ती है इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन की, ठीक है। तो इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन ध्यान रखना क्या होता है, मैं मास की बात कर रहा हूँ फोटोन का। तो इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन ऐसी चीजों की हमें जरूरत पड़ जाती है। तो इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन ध्यान रखना क्या होता है, जो मास होता है वो होता है आपका ई बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब देखो ई की जगह आप क्या रख सकते हो, एच बाई लैम्डा रख सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, एच बाई सी स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, जो पता हो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन क्या हो गया, ई बाई सी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज, क्या, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड या इंसिडेंट पर सेकंड। मतलब मान लीजिए कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से बहुत सारे मतलब ऐसे लाइट निकल रही है, ठीक है, और लाइट के अंदर क्या है, पार्टिकल है, फोटोन्स है। अब देखो हम वेव तो पढ़ नहीं रहे, वेव तो हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था, यहाँ पर तो हम पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हम पार्टिकल के नेचर को पढ़ रहे हैं। तो हम सिर्फ ये मान के चलेंगे कि वेव है ही नहीं, सिर्फ पार्टिकल है। हालांकि दोनों नेचर है, हमें पता है दोनों ही चीजें हैं उसके अंदर, लेकिन हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, सिर्फ पार्टिकल को। हम जब पार्टिकल पढ़ रहे हैं तो वेव को पीछे छोड़ देंगे, और वेव पढ़ रहे हैं तो पार्टिकल भूल जाएंगे। तो ये कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से लाइट निकल रही है, वेव निकल रही है, सॉरी लाइट निकल रही है, और उसके अंदर फोटोन्स है। अब ये जो फोटोन्स हैं इनका नंबर कितना होगा ये निकालना है, तो कैसे इसके ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना है आगे से एक जनरल में, हालांकि निकालने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा मतलब यहाँ पे पावर वगैरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं, बट लेकिन हम यहाँ पे सीधे सीधे मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा, बहुत सिंपल सा है, और हमेशा क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्या है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। स्मॉल एन का मतलब क्या है, फोटोन पर सेकेंड है, ठीक है, मतलब 1 सेकेंड के लिए है। आपको और ज्यादा समय के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, एमिटेड फोटोन है, ध्यान रखना। एमिटेड का मतलब क्या होता है, जो निकल गए हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है आगे से, क्या होता है, 5 इंटू 10⁻24 इंटू पी नॉट इंटू लैम्डा, ठीक है। ये नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड हो गए, 5 इंटू 10⁻24 पी नॉट इंटू लैम्डा, ठीक है, दिस इज। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करते हैं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट, ठीक है। ये क्या है, उस
इस मान लो ये कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट था, यहाँ से फोटोन जा रहे थे किसी स्क्रीन के ऊपर आपके ये आ रहे थे सपोज, ठीक है। अब कितने इंसिडेंट होंगे इसके ऊपर, उसका नंबर हमें निकालना है मान लो, तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे 5 इंटू 10⁻24 जो भी हमने अभी लिया था उसके अंदर बस हमें यहाँ पे इंटेंसिटी का और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसका रीजन ये होता है, इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी तो हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि कितने फोटोन आपके निकल रहे थे, है ना, पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया जो होता है वो इंटेंसिटी होती है, तो जितने निकल रहे थे उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और एरिया हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पर बस हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है कि ये जो एरिया है इसका मतलब क्या है। अब देखो इंटेंसिटी भी तो पावर पर यूनिट एरिया है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है कि 100 वाट का बल्ब है उससे निकल रहे हैं, अब यहाँ पर पावर हमने रख दी और एरिया रख दिया, ठीक है, लेकिन ये एरिया कौन सा है, ये वो एरिया है जिस स्क्रीन पर आप जो है इन फोटोन को ले रहे हो, तो कितने एरिया में आपके वो जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वो वाला एरिया रखना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा, बस ये फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं, ये एमिटेड के लिए, ये इंसिडेंट के लिए, कितने मान लो कोई स्क्रीन पर या किसी भी जगह पर हम उनको इंसिडेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि 5 इंटू 10⁻24 ये कहाँ से आया, ये असल में हमने 1/hc की वैल्यू ली है, ठीक है। अब देखो हम अगर यहाँ पर बात करें जल्दी से थोड़ा सा, देखो तो हमारी जो टोटल एनर्जी एमिट होगी, जो भी हमने जो टॉर्च ली थी या जो भी बल्ब लिया था वहां से आपके फोटोन निकल रहे थे, तो हम मान लेते हैं टोटल एनर्जी जो एमिट होगी, अगर एक फोटोन की एच न्यू है तो एन फोटोन की एन एच न्यू हो गई, ठीक है। या फिर हम ऐसे मान लेते हैं कैपिटल एन का मतलब सिर्फ नंबर, नॉट पर यूनिट टाइम, ठीक है। हमने मान लिया कि टोटल एनर्जी इतनी रही होगी, तो पावर कितनी एमिट होगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, एन एच न्यू डिवाइडेड बाई टाइम, और हमने इस एन बाई टी को ही क्या माना था, स्मॉल एन मान लिया था, ठीक है। तो जो पावर एमिटेड होगी वो एन एच न्यू हो गई, या फिर हम कह सकते हैं एन एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। अब हमने असल में किया क्या है, हमने निकाला है नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि हमने क्या निकाला है, ये एन निकाला है, तो इस एन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पी नॉट लैम्डा बाई एच सी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको सॉर्ट कर लिया है, अगर हम बार बार इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और बार बार वैल्यू रखेंगे तो 1 मिनट तो क्या 2 मिनट में भी क्वेश्चन नहीं होगा, गलती भी हो सकती है भाई, वैल्यू रखेंगे सॉल्व करेंगे भूल गए कुछ, है ना, गलती हो सकती है। तो मैंने क्या किया है, वो जो एच सी है उसको पहले से सॉल्व कर लिया, मैं बार बार क्वेश्चन में क्यों सॉल्व करूं, तो मैंने क्या किया, जो 1/hc है उसकी जगह 5 इंटू 10⁻24 ले लिया, और जो बची हुई वैल्यूज हैं पी नॉट इंटू लैम्डा जो यहाँ पर दिख रही है उसको मैंने ऐसे के ऐसे रख दिया, ठीक है, बस मैंने इतना सा किया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो अगली डाउट है वो है एरिया की। देखो एरिया का फंडा ये है, ऐसे हालांकि अभी एरिया का फंडा क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा, हम क्वेश्चन करते हैं तो एरिया का फंडा बिल्कुल नहीं रहेगा अभी डाउट में, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो एक मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक मतलब जो सिर्फ मतलब एक ही तरीके के वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी उसकी जो पावर की रेटिंग है वो 60 मिली वॉट है, मतलब उसकी जो पावर है वो इतनी है 60 मिली वॉट, ठीक है, वॉट सॉरी है ना, वॉट डब्लू। अब यहाँ पर ये फोटोन एमिट करती है और वो जो फोटोन निकलते हैं उनकी वेवलेंथ हमें दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इतनी वेवलेंथ के फोटोन आपके निकलते हैं उस बल्ब से या फिर उस सोर्स से। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट करिए रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन, ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, फिर मैं इसमें दूसरा भी कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपको बताना है रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन क्या है। अच्छा, रेट ऑफ एमिशन का मतलब क्या है कि कितने फोटोन पर सेकंड निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब स्मॉल एन कैलकुलेट करना है, एक तरीके से ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, रेट का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितने फोटोन निकल जा रहे हैं। तो फॉर्मूला तो पता है 5 इंटू 10⁻24 इंटू पी इंटू लैम्डा, वी नो दी फॉर्मूला, बस वी हैव टू पुट दी वैल्यूज। तो आई थिंक यू शुड ट्राई। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन यानी कि हम स्मॉल एन की अगर बात करें तो कितना आएगा, 5 इंटू 10⁻24 इंटू पी इंटू लैम्डा। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, पावर कितनी है, मिली वॉट है 60, मिली का मतलब कितना होता है -3, वेवलेंथ कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मीटर में ले आते हैं, तो 6000 गुणा 10 की पावर -10, तो ये मीटर में आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 6 इंटू 10⁻7, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन, बस हमें इसका मल्टीप्लीकेशन करना था, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 8, यानी कि ये आ रहा होगा 1.8 इंटू
10 टू दी पावर माइनस 16 या 17 कुछ है ना, तो देख लेना, सॉरी प्लस में आएगा, माइनस में कैसे आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लस में क्यों आना चाहिए? क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन हम निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में तो होंगे नहीं नंबर ऑफ फोटोन। चलो, इसी का पार्ट 2 करना है जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा और डाउट को भी दूर करेगा। पार्ट 2 ये कहता है कि आपको मान लो ये जो बल्ब था हमने बना लिया, ये बल्ब, ठीक है, ये हमने बल्ब बना लिया। अब यहां से क्या निकल रहा था? फोटोन निकल रहे थे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है, रेक्टेंगल शेप में, ऐसे मान लो एक रेक्टेंगुलर वॉल रही होगी कोई, ठीक है। अजूम कर लो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर वॉल है, थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मान लो कोई रेक्टेंगुलर वॉल रही होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर फोटोन आ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आ रहे होंगे इसके ऊपर फोटोन यहाँ से, इस बल्ब से। तो क्वेश्चन ये है कि आपने ये तो निकाल लिया कि इस बल्ब से कितने फोटोन निकल रहे हैं, वो तो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो बल्ब और जो रेक्टेंगुलर वॉल है वो हमने 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो हमें ये बताना है कि अगर इस रेक्टेंगुलर वॉल का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है तो इस पर कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि देखो ये बल्ब तो चारों ओर फेंक रहा है ना, इधर भी फेंक रहा होगा, इधर भी फेंक रहा होगा, इधर भी फेंक रहा होगा, इधर भी फेंक रहा होगा। ये तो बल्ब 3D में फेंक रहा है, स्फीयर बनाकर फेंक रहा है, ठीक है। ऐसे मान लो स्फीयर बना लो एक, तो वो तो हर जगह फेंक रहा है। लेकिन हमने इसके सामने एक दीवार, एक वॉल रखी है, और वो जो वॉल है उसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, तो उस पर कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे होंगे ये हमसे पूछा है। और इसीलिए जो ये इंसिडेंट वाला फॉर्मूला था, इसके अंदर ये एरिया का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये जो एरिया है वो इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया है कि क्वेश्चन ने क्या, हमें नहीं पता क्वेश्चन कितने एरिया के बारे में डिस्कस कर रहा है। अब देखो ये जो इंटेंसिटी है ये तो बल्ब की इंटेंसिटी है। अब बल्ब की इंटेंसिटी क्या होगी? पावर पर यूनिट एरिया। मतलब जो बल्ब के चारों तरफ का एरिया है, जो चारों तरफ का स्फीयर है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन वो कितने फोटोन वो आपका फेंक रहा होगा, एमिट कर रहा होगा, उसका मतलब है ये तो, ठीक है। लेकिन वो जो एरिया है दूसरा वाला, वो उसको बता रहा है कि कितने एरिया पे आपको इंसिडेंट करवाना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, तो वी शुड गिव अ ट्राई। तो देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आना चाहिए। जो हमारा एन है वो क्या होगा? 5 इंटू 10⁻24 इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू मतलब वेवलेंथ। तो हमारी जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, वो हमारी क्या है? 60 मिलीवॉट अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा? ये एरिया का मतलब ये है कि ये जो बल्ब है ये अपने जो फोटोन्स है वो कितने एरिया में फेंक रहा होगा। तो कितने एरिया में फेंकेगा? जो बल्ब है वो एक स्फीयर बनाएगा, और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr², और वो रेडियस कितनी होगी? 5 मीटर की। यानी कि 5 मीटर के दायरे का जो स्फीयर बनाएगा उसमें से बस 100 मीटर के इस रेक्टेंगुलर वॉल पे हमें आने वाले फोटोन का नंबर निकालना था, ठीक है। तो यहां से हम इतना तो समझ गए। अब उसके बाद हम यहां से वैल्यू रखेंगे किस चीज की? तो हम यहां से जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे आपकी एरिया की, और वो कितना होगा? 4πr², है ना। 4 पाई इंटू 25, ठीक है, इंटू हमारा जो एरिया है वो 100 हो गया, ठीक है। और हमारी जो वेवलेंथ है वो कितनी थी? 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻7। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? हमारा जो आंसर है हम यहाँ से देख सकते हैं 25 और 4 जा 100 होता है, और हमारा ये 100 से 100 कट ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा हमारा 300, ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 600, ठीक है। और ये हो जाएगा 24, 21, 21 और 7, ये हो जाएगा हमारा 21 में से 7 गए तो हमारे 14 बचेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? लगभग 6 इंटू 10⁻16 आ जाएगा, है ना, लगभग। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे दो नई चीजें। एक तो है फोर्स रेडिएशन फोर्स और एक रेडिएशन प्रेशर। मतलब हम ये सीखने वाले हैं कि जो भी हमने वॉल ली है, या जो भी हम वॉल या दीवार ले रहे हैं, जो भी हम सरफेस ले रहे हैं, तो उस पर जो आपके फोटोन एमिट कर रहे थे, जो भी आपके फोटोन आ रहे थे, तो जब वो इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है? एक प्रेशर या फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट होता है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो दो केस होते हैं। पहला केस होता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
यानी कि ऐसी सरफेस जहां से सिर्फ रिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। ये हम देखने वाले हैं रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। तो यहाँ पर हमारा ये मान लो पहली सरफेस है रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या है, ऐसे आपके फोटोन आ रहे हैं, ऐसे फोटोन चले गए, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्टिंग का मतलब ही यही हुआ ना कि उसने रिफ्लेक्ट कर दिए, जो आए हुए फोटोन थे वो सब वापस कर दिए। तो मान लेते हैं आए हुए फोटोन का जो मोमेंटम था वो एच अपॉन लैम्डा रहा होगा, और गए हुए फोटोन का मोमेंटम भी एच अपॉन लैम्डा रहा होगा। तो उस केस में हमारा जो प्रेशर है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। हम जानते हैं। अब ये जो फोर्स है वो क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं। जो फोर्स है बेसिकली, जब हम फोर्स को डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से निकालेंगे, मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो होता है डी पी बाई डी टी या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो वहां से हमें एक फॉर्मूला पता चलेगा और वो होगा हमारा पी नॉट बाई सी ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। टू पी नॉट बाई सी, फोर्स जो आएगा वो टू पी नॉट बाई सी आएगा। अब पी नॉट यहाँ पे पावर है, ध्यान रखना, और ए की जगह हमने ए लिख दिया, तो टू पी नॉट बाई सी हमारा फोर्स आएगा, और वो कहां से आएगा, डेरिवेशन से आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या चीज पता चली, हमें यहाँ से पता चला प्रेशर, ठीक है। तो मैं आपको जो जो फॉर्मूले यहाँ से हमें पता चल रहे हैं, ध्यान रखने हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहला हमें पता चला फोर्स, जो रेडिएशन फोर्स है वो है टू पी नॉट बाई सी, ठीक है। जो रेडिएशन प्रेशर है वो कितना है, टू पी नॉट बाई सी ए, क्यों, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है। और जो आपकी इंटेंसिटी, जो आपका प्रेशर होगा उसे इंटेंसिटी की फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी होती है, मतलब 2I बाई सी, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो हमने यहां से सीखे। अब ये F फॉर फोर्स है, P नॉट फॉर पावर है, PR प्रेशर के लिए है, P नॉट पावर के लिए है, PR प्रेशर, और I फॉर इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये तो केस था जब रिफ्लेक्टिंग का था। मैंने जब एनएलएम के अंदर बेसिकली एनएलएम के अंदर मैंने बताया था, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अगर आपने पढ़ा हो कभी, तो मैंने वहां बताया था कि जब रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वहां पर भी हमने एक डिस्क बॉल सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम, ऐसी कुछ चीजें देखी थी। तो वहां पर क्या होता था कि जब रिफ्लेक्शन का केस होता था तो वहां पर दो से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब इसमें पहला केस तो हो गया रिफ्लेक्टिंग, दूसरा केस होगा एब्जॉर्बिंग, ठीक है। मतलब ऐसी सरफेस जहां पर फोटोन आए और एब्जॉर्ब हो गए। तो मान लो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ओके, हमने इसको ये सीधी है, आप इसको सही सही देख लेना, तो ठीक है, थोड़ा ढंग से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मतलब इस तरीके से एक सरफेस हमने बना ली, ठीक है। और ये कौन सी है, एब्जॉर्बिंग है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी फोटोन आएगा वो बस एब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस नहीं जाएगा। एच अपॉन लैम्डा का फोटोन आया, एब्जॉर्ब हो गया, वापस नहीं गया, ठीक है। मतलब ये वापस जाना चाहिए था लेकिन गया ही नहीं, ठीक है। तो यहां से हमारा जो प्रेशर होगा वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो फोर्स कितना होता है, पी नॉट बाई सी इंटू एरिया, तो कितना हो जाएगा, आई बाई सी, ठीक है। तो हमारा यहां से जो प्रेशर होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया या फिर आई बाई सी, ठीक है। ये प्रेशर हो गया। अब हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बाई सी, ठीक है। जो वहां पर टू पी नॉट बाई सी था वो यहाँ पर पी नॉट बाई सी हो जाएगा, मतलब जहां जहां दो था टू से मल्टीप्लाई हट जाएगा बस, ठीक है। चलो, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से और चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। मान लो हम एक लेजर लाइट यूज करते हैं, ठीक है, और या फिर पहले बिना लेजर लाइट वाला कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम पावर ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स, मतलब हमें क्या निकालनी है, पावर। एक मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स की हम मिनिमम पावर क्या लें, अगर उसको हमें एक बैलून को ब्लास्ट करना है, ठीक है, जिसकी रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर है, ओके। और वो सिचुएटेड है 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो ऐसे मान लो ये हमारा कोई पॉइंट सोर्स है और इससे 5 मीटर दूरी पर कोई बैलून है, ठीक है। ये मान लो 5 मीटर दूरी पर, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर मान लो पी नॉट है, ठीक है। अब यहां पर ये जो बैलून है इसकी जो रेडियस है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। बैलून माने वो गुब्बारा, ठीक है।
अब यहाँ पर बेसिकली आपका ये 5 मीटर आ गया है, और जो बैलून है उस पर देखो, अब ये सोर्स है, ये अपना फोटोन फेंकेगा, ठीक है, एमिट करेगा, और जब फोटोन है वो इस पर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, फोर्स होगा। मतलब ये बैलून कैसे रप्चर हो सकता है, वो तभी हो सकता है ना जब उसके ऊपर फोर्स हो या प्रेशर हो। तो मतलब हमने क्या किया, फोटोन को उसके ऊपर यहाँ पे फेंक दिया, ठीक है, एमिट हम उसको करा रहे हैं बल्ब से, और उस बैलून के ऊपर उसको फेंक रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं। तो जैसे उस बैलून के ऊपर आएगा तो ये जो बैलून है वो फोर्स को कितना झेल सकता है, वो आपका जो बैलून है वो केवल 3 माइक्रो न्यूटन का फोर्स झेल सकता है, ठीक है। ये जो बैलून की औकात है वो 3 माइक्रो न्यूटन के फोर्स को झेलने की है, माइक्रो न्यूटन है ये, ठीक है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पर अगर सरफेस 100% एब्जॉर्बिंग है इस बैलून की, ठीक है, तो बताना है कि ये कितनी पावर मतलब झेल सकता है। कहने का मतलब समझ में आया। हमें एक्चुअली दिया क्या गया है, हमें फोर्स दिया है, तो फोर्स से हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स से हमें यहाँ पर पावर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, बस हमें इतना सा बताना है। अब पावर निकालनी किसकी है, हमें इस पॉइंट सोर्स की निकालनी है, और कितनी पावर, बस इतनी पावर होनी चाहिए जिससे ये बलून रप्चर हो जाए, ठीक है। मतलब एक तरीके से हमें इस बैलून पर मैक्सिमम फोर्स दिया है, तो उसी फोर्स को इस्तेमाल करके हम पावर निकाल लेंगे, बस इतनी सी कहानी है। अच्छा, हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पर डायरेक्टली P0/C नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि देखो जो जो हमारा ये बल्ब है, ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर 5 मीटर का पूरे दायरे में आपके फोटोन फैल रहे थे, लेकिन हमने कितने में लिया था, सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, फोटोन तो पूरे में फैलेंगे, इस बल्ब की वजह से फोटोन तो इधर भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, और इस बलून पर भी आएंगे। लेकिन हमें कितने फोटोन चाहिए, जो सिर्फ इस बलून पर आए, ठीक है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें जो यहाँ पर पावर लेनी है उसमें हमें इंटेंसिटी वाले तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा हम ध्यान रखें। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, ये थोड़ा सा मोर देन एवरेज है, मतलब ऐसा नहीं है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही है, बिल्कुल टफ भी नहीं है, थोड़ा सा एवरेज है। अब यहाँ पर एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, हमें ये तो पता है फॉर्मूला क्या यूज करना है। फोर्स होता है हमारा P0/C। अब क्योंकि ये क्यों यूज करेंगे, टू क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये एब्जॉर्बिंग है, ठीक है। अब ये जो P0 है ये पावर पूरे बल्ब की है, मतलब ये जो बल्ब है ना ये चारों तरफ अपनी रोशनी फेंकेगा। मतलब 5 मीटर के पूरा स्फीयर जब बन जाएगा उतने एरिया में ये अपने फोटोन फेंकेगा। लेकिन हमें किस पर चाहिए, सिर्फ इस बल्ब पर चाहिए जिसका 10 सेंटीमीटर की रेडियस है। अब बल्ब का एरिया कितना होगा, बल्ब का एरिया πr² होगा, है ना, मतलब हमें सिर्फ πr² एरिया पर ही आपका फोटोन जो आ रहे हैं उनको निकालना है। तो हम क्या करें, P0 है, अब ये P0 हमें किसकी यूज करनी है, केवल जो हमारी बलून पर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो भी हमें बलून का दिया गया है, बलून ही तो झेल सकता है इतना फोर्स जो हमें दिया गया है। अब हमें यहाँ पर मुद्दा ये है कि इसको कैसे निकालें। देखो जो हमारा फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाई सी। ध्यान रखना जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो आपको जो नॉर्मल फॉर्मूला था ना, ये वाला हमने इंसिडेंट ये देखा था, तो इसमें P0 इंटू लैम्डा कर रहे थे, लेकिन इसमें इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू लैम्डा कर रहे थे। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपका इंसिडेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो उस पर इंटेंसिटी इंटू एरिया कर दो पावर की जगह पर, ठीक है। पावर वैसे क्या, इंटेंसिटी क्या होती है, अगर आप देखें तो इंटेंसिटी क्या है, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया ही तो है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इंटेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा, किसकी जगह पर, हमने पावर की जगह पर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी इस बल्ब की है, मतलब आपकी कितनी पावर पर यूनिट एरिया है, ठीक है। तो ये जो बल्ब है बेसिकली, ठीक है, ये इस बल्ब की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये कितने एरिया में अपनी फोटोन को फेंक रहा होगा, पावर कितनी है इस बल्ब की, हमें इस बल्ब की पावर नहीं पता है, ठीक है, मान लो P0 है, वही तो निकालनी है हमें। तो हमें P0 हमें निकालनी है, तो P0 डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना होगा इस बल्ब के चारों तरफ का वो स्फीयर जिसमें ये अपने फोटोन को फेंकेगा, यानी कि 4πr², यानी कि 4π इंटू 25, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं इस इंटेंसिटी को, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी है बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, P0 डिवाइडेड बाई 4π इंटू 25, ठीक है। अच्छा अब हमारा एरिया क्या होगा, जो हमारा एरिया है वो उस बल्ब का एरिया है πr², है ना, पाई इंटू रेडियस कितनी है, जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, r² मतलब 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे जगह कम है, इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, P0 डिवाइडेड बाई 4π इंटू 25, ठीक है। एरिया कितना है उस बल्ब का 10 सेंटीमीटर, यानी कि पाई इंटू
रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बदलोगे तो इसको मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। सीधे सीधे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 10 की पावर -2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, और क्या है हमारा c, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸। ये किसके बराबर है, ये सारी वैल्यू फोर्स के बराबर है। तो फोर्स कितना दिया गया है 3 माइक्रो न्यूटन। हमें इसको सॉल्व करके क्या निकाल के लाना था, बस पावर। तो इससे इसे काट दो, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, ऐसे करके ये सब कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो पावर आएगी यहां से सॉल्व होकर वो कितनी आएगी, P0 बल्ब की पावर, वो आएगी 9 × 10⁶ वॉट, या फिर क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन के अंदर और भी क्या मिल सकता है 9 मेगावाट, ठीक है, 9 MW मतलब मेगावाट, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आएगा। अब ये थोड़ा सा मोर देन एवरेज था मतलब, लेकिन इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ऐसे हैं आगे मैं कुछ चीज जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जैसे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या चीज होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है, फाई नॉट से। वर्क फंक्शन एक तरीके से देखो एनर्जी है। वर्क फंक्शन आपका वर्क है, मतलब ये एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, अभी तक हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आए नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, पहले मैं वो बता दूं जरा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा होता है कि मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, इसके ऊपर हमने लाइट को यहाँ पे डाला। जब हम लाइट को यहाँ पर डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा, जब हम लाइट को यहाँ पर डाल रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं इस सरफेस से, ठीक है, जिससे करंट फ्लो हो। ऐसा हम सेटअप बनाएंगे जिससे करंट फ्लो होगी। तो जो लाइट आएगी वो किस सरफेस से फोटोन निकाल पाती है, वो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल, देखो ऊपर से आके आ रहा है, लाइट का मतलब ऊपर से फोटोन आ रहा है। फोटोन आ रहा है तो सरफेस पर फोटोन आएगा, और वो जो फोटोन है वो सारी की सारी एनर्जी सरफेस को दे देगा। उसकी वजह से क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेंगे। अब किसी किसी सरफेस की जो एनर्जी है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, एक तरीके से रिश्वत लेती है सरफेस। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, एक तरीके से रिश्वत है, मतलब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जब लाइट आप इसके ऊपर डाल रहे हो, तो वही वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस, हमें इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और कितनी कम से कम एनर्जी दें, वही वर्क फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो वर्क फंक्शन है ये असल में जैसे बॉन्डिंग वगैरह, जो बॉन्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, उन सब के लिए हमें उनको तोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है, वैलेंस सेल में लाने के लिए। तो यहां पर आपकी सीधी सीधी मुद्दा ये है कि जब आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी डाली, सफिशिएंट क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, तभी तो वो जो सरफेस है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं। तो हमारा वर्क फंक्शन क्लियर हो गया होगा, ये मिनिमम एनर्जी है जो रिश्वत के तौर पे देनी पड़ती है, और ये आपकी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होने पर जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब एक चीज होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो थ्रेशोल्ड का मतलब है कम से कम, जैसे होता है ना कट ऑफ, जैसे हमारे एग्जाम वगैरह में होता है कट ऑफ नंबर, मतलब कम से कम नंबर इतने चाहिए ही चाहिए। तो थ्रेशोल्ड का मतलब है कि इतनी फ्रीक्वेंसी होनी ही होनी चाहिए आने वाली लाइट की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। फिर होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स होते हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी कम से कम है तो वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ हो सकती है जो आपकी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है, ठीक है, वो सब चीजें हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हमारी लाइट आ रही होगी सरफेस के ऊपर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं होगी तो रिश्वत ही नहीं दे पाया, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा। अब जो वेवलेंथ है वो कम से कम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जितनी कम वेवलेंथ उतनी एनर्जी ज्यादा। अब हम यहाँ पर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो हमें वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसके एक मेटल के लिए जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। हमें एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है इतनी, और हमें उसके लिए क्या निकालना है, वर्क फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्क फंक्शन एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू नॉट, ठीक है, बस हमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। देखो वर्क फंक्शन हमेशा बहुत कम होता है, तो इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ज्यादातर आंसर दिखेगा वर्क फंक्शन का। तो इसीलिए एच की वैल्यू भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दें 4.15 × 10⁻⁻15, और आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको इसमें ही रखनी है, हर्ट्ज में, और आपका आंसर यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अगर आप किस में निकालना चाहते हो, जूल में, तो एच की वैल्यू 6.6 वाली रख दें। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी रखनी है, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो बहुत सॉरी जो वर्क फंक्शन है बहुत छोटा होता है किसी भी मेटल का, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है।
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, क्योंकि ये कट जाएंगे दोनों चीजें। चलो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको एक लेनार्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, तो उसमें वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना था बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब लेनार्ड एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उससे कुछ ग्राफ निकल कर आए थे, तो उसके बेसिस पे जो ग्राफ थे उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहला जो ग्राफ था वो था फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने ले लिया और उसके बाद मैंने ये वाली एक्सेस ले ली, ठीक है। अब मैंने ये ग्राफ, अब इधर मुझे क्या लेना है, इधर मुझे लेना है फोटो करंट। फोटो करंट का मतलब क्या है, जो आपका करंट आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, और यहाँ पर ये क्या है, हमारा पोटेंशियल है। अच्छा, करंट आ कैसे रहा है, वो बेसिकली लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसे मान लो देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ जल्दी से। जैसे मान लो यहीं पर कर लेते हैं, जैसे मान लो आपका ये एक मेटल थी जिस पर आपने लाइट को एमिट किया, सॉरी लाइट को इस पर डाला, तो उसकी में से इलेक्ट्रॉन निकले। अब इन इलेक्ट्रॉन को आपने कलेक्टर प्लेट पर कलेक्ट कर लिया और यहाँ पर एक सर्किट बना दिया, तो अब करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा, तो वही है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ है। तो अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इधर फोटो करंट लिया y पर, और x एक्सिस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, और वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो करना है वो यहाँ पर ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब कैसा ग्राफ जो है वो समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देंगे, जो भी लाइट हम ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करने का मतलब क्या, हमने एनर्जी कांस्टेंट कर दी, क्योंकि एनर्जी होती है एच न्यू। मतलब जो भी लाइट इस एमीटर प्लेट पर आ रही होगी, ठीक है, उस मेटल पर जो भी लाइट आ रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट कर दी, मतलब उस पर आने वाली एनर्जी कांस्टेंट कर दी। मतलब ना तो एनर्जी ज्यादा होगी ना ही कम होगी, जितनी आ रही थी उतने पर ही हमें एक्सपेरिमेंट करना है। और हमने क्या कर दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी कांस्टेंट कर दिया। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एक तरीके से ऐसे मान लो कि कितने फोटोन आ रहे थे, बस वो है, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ फोटोन को भी कांस्टेंट कर दिया और हमने आने वाली एनर्जी को भी कांस्टेंट कर दिया। अब हम देख रहे हैं ग्राफ को, अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे, अब ये होता क्या है, हम क्या करते हैं, यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इससे, तो हम क्या करते हैं, अगर इधर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाएंगे, तो सर्किट जल्दी कंप्लीट होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमने क्या किया है, इसी के जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट के बीच में, उसी को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहते हैं। हम यहां पर देखने ग्राफ, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है इस तरीके से, और यहां पर पीछे तक टच होता है, ठीक है। अब देखो ये आखिर यहां से स्टार्ट क्यों हो रहा है, यहां से क्यों नहीं हो रहा, देखो जब तक आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाओगे, जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 0 होंगे तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कलेक्टर प्लेट पर पहुंच जाएंगे। ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। अब देखो लाइट आ रही है, लाइट में एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, और वो जो जिनमें ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो आपके दूसरी प्लेट पर पहुंच जाएंगे। तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ करंट तो हमें बिना पोटेंशियल लगाए भी मिलेगा। जैसे हमने पोटेंशियल लगाया तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाएंगे, तो उसकी वजह से ज्यादा करंट मिलेगा, लेकिन एक टाइम बाद ये ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इस सिचुएशन को कहते हैं सैचुरेशन करंट। इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन, IS। सैचुरेशन का मतलब क्या है कि देखो जब इलेक्ट्रॉन आपके निकलते, अब देखो ऊपर से जो लाइट आ रही है उसकी हमने एनर्जी कर दी कांस्टेंट, उसका हमने नंबर ऑफ फोटोन भी कर दिए कांस्टेंट, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके लिमिटेड निकलेंगे। मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब इसके आगे निकल ही नहीं रहे। जब सारे के सारे 1000 इसके ऊपर आ जाएंगे तो क्या करंट आपका बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम सैचुरेशन करंट कह देते हैं। अब ये पीछे जाने का मतलब क्या है, इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि जब आप नेगेटिव में पोटेंशियल करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, नेगेटिव का मतलब क्या है, अभी इस प्लेट पर पॉजिटिव था, अब मान लो मैं इस पर उल्टा लगा दूं, माइनस लगा दूं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनको भी भगाना चाहता हूं मैं, मतलब मैं चाहता हूं जीरो करना करंट को। तो कब हो सकता है, जब हमें एक ऐसा पोटेंशियल लगा दे जो इन इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ही ना आने दे। तो जो आपका वो पोटेंशियल होता है उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देते हैं, ठीक है। इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर कह देंगे, ठीक है ना। तो ये 2-4 चीजें थी जो इस ग्राफ में हमने सीखी, ठीक है। तो अगर आपको ये फास्ट लग रहा हो तो इसको स्लो करके भी देखा जा सकता है बाद में, ठीक है, आराम से देख लें। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल के जितने भी फिनोमेना हमारे क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं। सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट या तो V0 से कर लेंगे या VS से कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है जो आपने अप्लाइड किया है फोटो करंट को जीरो करने के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव नहीं होती।
अब आप कहेंगे ये तो हम नेगेटिव में अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई नेगेटिव में कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक होता है एक्सलरेशन, एक होता है रिटार्डेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सलरेशन, एक होता है पॉजिटिव एक्सलरेशन। अगर आपने वर्ड रिटार्डेशन यूज किया तो फिर आप नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। क्यों? आप ऐसा नहीं कह सकते नेगेटिव रिटार्डेशन, क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन खुद ही नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दिया तो उसमें पहले से नेगेटिव आ चुका है, आप अगर एक और नेगेटिव आगे लिख दोगे तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जब भी हमने लिखा है उसका सीधा सा मतलब है पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पहले से अंडरस्टूड है कि ये रिटार्डेशन जैसा है, ठीक है। तो हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी बताना। स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत कितनी होगी, -3, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, पर लेकिन मैंने बता दिया है। अब यहां पर मुद्दा है क्वेश्चंस का। तो देखो हमने जो सीखा वो ये सीखा इस ग्राफ से कि जो काइनेटिक एनर्जी थी सारे इलेक्ट्रॉन के लिए वो बराबर नहीं रही होगी। अगर बराबर होती तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहले क्यों पहुंचते और कुछ बाद में क्यों पहुंचते, मतलब काइनेटिक एनर्जी सबके लिए बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा जिसकी मैक्सिमम रही होगी और कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जिसकी बिल्कुल जीरो रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक वेरी कर रही है, वो जीरो से लेकर मैक्सिमम तक वेरी कर रही है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो डिपेंड किस पे कर रही है, वो डिपेंड कर रही है जो भी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी। तो इसका मतलब यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम यहां से आगे से ध्यान रखेंगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो ई वी नॉट के बराबर होती है। ये फॉर्मूला बहुत ही काम आएगा आगे चल के आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन में। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट के बराबर होती है। चलो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्राफ की ओर। दूसरा ग्राफ है हमारा सैचुरेशन करंट और इंटेंसिटी के बीच में। हमने क्या किया, यहां पर आपका एक ग्राफ हमने लिया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है बट डोंट माइंड। यहां पर हमने क्या लिया है, सैचुरेशन करंट, और हम इधर ले रहे हैं इंटेंसिटी। अच्छा इंटेंसिटी का मतलब तो समझ गए। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि जो भी मेटल सरफेस आपने ली है, जो भी मेटल सरफेस आपने ली है उस पर कितने फोटोन आपके आ रहे होंगे, इंसिडेंट हो रहे होंगे, ठीक है। तो जितने ज्यादा आ रहे होंगे उतना ही ज्यादा आपका क्या मिलेगा, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे। क्योंकि ऐसा मान लो कि एक फोटोन आया तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर, तो ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा, वही निकाल पाएंगे जिनकी एनर्जी कितनी रहेगी उस वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। लेकिन मान लो 1000 फोटोन आए, उसमें से अगर 100 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गए तो उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, ठीक है, ये चीज हमें समझनी है। तो जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ एकदम सीधा आता है। क्यों आता है सीधा, क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा करंट मिलेगा। इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब हिंदी में लिख लो अपनी कॉपी में, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का सॉरी आने वाले फोटोन का नंबर ज्यादा है। जब आने वाले फोटोन का नंबर ज्यादा होगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी ज्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा तो करंट का नंबर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा इस पर कोई लिमिट नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा, जितनी इंटेंसिटी बढ़ा दोगे उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और तीसरा ग्राफ पढ़ते हैं। तीसरा ग्राफ है फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है। तो हम यहां पर अपना ग्राफ बना देते हैं। ये हमने ऐसे, ठीक है, वाई एक्सिस ले ली और इधर हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो ग्राफ किसके बीच में है, फोटो करंट मतलब आईपी, है ना, और आपका किसके बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में। अब ये तो कहेंगे आप ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन कुछ और बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन लेंगे। जो हमने पहले ग्राफ पढ़ा था ये पहले नंबर का, इस ग्राफ के अंदर एक खास बात थी, हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लिया था, साथ में इंटेंसिटी को कांस्टेंट लिया था। अब हम कुछ अलग चेंज करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लेंगे एक बार और एक बार इंटेंसिटी को वेरी करेंगे। एक बार इसको कांस्टेंट करके इसको वेरी करेंगे, तो हम देखेंगे इनसे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर पहला केस हम ले रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है लेकिन इंटेंसिटी बदलेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मान लेते हैं, इंटेंसिटी बदल रही है। अब यानी कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब आने वाले फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब क्या, अगर एनर्जी कांस्टेंट तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी एकदम लेवल पर है, ठीक है। अच्छा अब इंटेंसिटी वेरी कर रही है, मतलब इंटेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। अगर इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, इस तरीके से हमें मिलेगा, हम जानते ही हैं एक टाइम बाद सैचुरेशन करंट आ जाएगा। ये हमने पहली कंडीशन मान ली। जब हमने दूसरी कंडीशन में ऐसा देखा, दूसरी कंडीशन में हमने क्या कर दिया, दूसरी कंडीशन में हमने थोड़ी सी वैल्यूज को कम कर दी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखो
अब एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा था ना अभी, EV नॉट हमारा किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी के। तो इसका मतलब क्या है कि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उतना ही लगाना पड़ेगा, चाहे हम इंटेंसिटी कम कर दें। बेशक से हमने इंटेंसिटी कम कर दी, मतलब हमारी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हमें रोकने के लिए ताकत अभी भी उतनी लगानी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट है ना। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, करंट कम मिलेगा लेकिन रोकने के लिए ताकत हमें अभी भी पूरी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हमें ग्राफ मिला। अगर ये हमारे सैचुरेशन करंट की वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है, तो यहां पर हम बता सकते हैं किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ऊपर वाले केस में। क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा। दूसरा, अगला देखते हैं इसी में पार्ट 2। अब की बार हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करेंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे इंटेंसिटी को कांस्टेंट करके, ठीक है, पहले से बिल्कुल अलग करेंगे। तो हमने यहां पर वाई एक्सेस बना ली और हमने एक्स एक्सेस बना ली। अब हम इधर ले रहे हैं अपना फोटो करंट और इधर ले रहे हैं डेल्टा वी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो यहां पर करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आपका देखो, यहां से हमने ऐसे, यहां पर देखो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, इंटेंसिटी को कर दिया कांस्टेंट। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि हमें जो करंट है वो कांस्टेंट है। मतलब करंट क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो आने वाले, जो आने वाले फोटोन है और जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या कि जो करंट हमें मिलेगा वो भी सेम रहेगा, लेकिन जो फर्क आएगा वो किस में आएगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं तो मतलब एनर्जी को बदल रहे हैं। और जब हम एनर्जी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी या तो ज्यादा होगी या कम होगी। पहले केस में मान लेते हैं ज्यादा थी, दूसरे केस में मान लेते हैं निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम थी। तो उस केस में जो ग्राफ है वो थोड़ा यहां से स्टार्ट होगा। क्यों? और करंट तो आपका उतना ही मिलेगा, तो ये हम मिल जाएगा यहां पर जाकर। अच्छा, ये यहां से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी एनर्जी कम कर दी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम कर दी, मतलब उन्हें रोकने के लिए कम ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कम लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आपका ये ज्यादा वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो, ये आपका कम वाला मान लो, ठीक है, लेकिन आपका जो फाइनल करंट हमें मिलेगा वो तो आपका सेम ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यहां पर देखो, यहां पर ये सारी चीज हमने समझ ली। अब उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है आइंस्टीन, मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है वो आइंस्टीन की इक्वेशन के द्वारा है। मतलब आइंस्टीन ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो वो समझ लेते हैं। उसने ये कहा कि जो भी फोटोन आ रहे हैं वो अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए उसे छोड़कर जो बची हुई एनर्जी है वो सब काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब मान लो एच न्यू हमारा फोटोन की एनर्जी थी, वो आई, वो किस किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी हमारी वर्क फंक्शन में, और साथ में वर्क फंक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो उसमें जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बच जाएगी, ठीक है, और साथ में कुछ लॉसेस, लेकिन हम लॉसेस को जीरो मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहां से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। और यही वो इक्वेशन है जो आप सब लोगों को याद भी होगी, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है आगे से, आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, एच न्यू माइनस फाई नॉट के, ठीक है ना। तो हम यहां से देख चुके हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, वो है आपकी एच न्यू माइनस फाई नॉट, मतलब फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना, क्योंकि ये भी तो एनर्जी है, और एच को कॉमन निकाल लोगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहां से हम देख सकते हैं, या फिर एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, किसी भी तरीके से लिख लो, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेट कब है, जब आपको जूल में दिया गया हो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका पूछा गया हो काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हालांकि ये ना यूज करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए तो हमारा जो 1 2 का 4 था वो यूज करें, ठीक है। फोटोन की एनर्जी 1 2 का 4 के हिसाब से कितनी होती है, इतनी एंगस्ट्रॉम। तो डायरेक्ट आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और वर्क फंक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, लैम्डा नॉट, थ्रीशोल्ड वाली वेवलेंथ। तो डायरेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का। इसमें तो जूल, इसको जूल के लिए यूज करें केवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जूल के लिए फंडा है। लेकिन इस वाली को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। अब यहाँ पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो, क्या था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो ईवी नॉट के बराबर थी, है ना। ये याद कर लो, रट लो, ठीक है, कुछ भी हो जाए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था वर्क होता था वर्क डन क्यू इंटू पोटेंशियल के बराबर, क्यू डेल्टा वी। तो ये ऐसा ही मान लो, काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट के बराबर है। या फिर किसके बराबर हो सकती है, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वी स्क्वायर।
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी होती है, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखना आपका यहां पर आंसर जूल में आएगा, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 का, ठीक है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्राफ का। देखो कैसा क्वेश्चन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का। जैसे मान लो हमने क्या किया, यहां पर आपका देखो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर है, एच न्यू माइनस फाई नॉट का। अब आपसे मैं ग्राफ बनवाऊं, मान लो किसका, मान लो मैंने एक ऐसे ये वाई एक्सेस ले ली और मैंने यहां पर एक एक्स एक्सेस ले ली, ठीक है। मैंने यहां पर जो लिया वो लिया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाली, और मैंने इधर ले लिया फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ कैसा आएगा, चार ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, या फिर हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मैंने कई बार बताया है, रिलेशन देख लेना है बस। इधर वाई एक्सिस पर मतलब ऐसे इसको देख लो, इधर वाई एक्सिस पर ये है और ये एक्स माइनस सॉरी प्लस सी होता है ना। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, हमारा जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है और हमारा ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, हमें ये तो पता चल गया, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, ऐसे यहां से मान लो इंटरसेप्ट कहीं यहां से मान लो, तो ऐसे कुछ ग्राफ आएगा, यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो दो मेटल है, तो दो मेटल का आपको यहाँ पे मान लो ये हमारा एंगल हो गए है ना, स्लोप हो गया, तो स्लोप क्या होगा, एच के बराबर होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ऐसे ग्राफ भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंटरसेप्ट के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो इंटरसेप्ट किसके बराबर है, देखो किसके बराबर है, वर्क फंक्शन के बराबर। तो आपसे पूछा जा सकता है किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है ग्राफ से, ठीक है, बता दोगे, कैसे बताओगे, इंटरसेप्ट को देखकर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन के ऊपर। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, पर बेसिक बेसिक कर लेते हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी है आपकी दी गई है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है, और ये एक मेटल पर इंसिडेंट करी गई है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो है वो दी गई है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई देखो किसी मेटल पर आपने फोटोन को डाला और वो जो फोटोन थे उनमें जो फ्रीक्वेंसी थी वो इतनी थी। अब जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी है। तो आपको बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन कितना होगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि फाई नॉट एंड वर्क फंक्शन आपका कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। वी नॉट और फाई नॉट कैसे बताओगे, सीधे सीधे आइंस्टीन की इक्वेशन यूज। तो यहां पर क्वेश्चन सीधा सा है, इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं, ठीक है ना। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो बेहद ही आसान था। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई वी नॉट, ई से ई कट गया है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया 1.4 वोल्ट, दैट्स इट, इतना ही था। विद इन 5 सेकंड ये किया जा सकता था, ठीक है, बहुत ही आसान था। अब हमें ये पता चल गया, अब हमें वर्क फंक्शन निकालनी है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और वर्क फंक्शन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके बराबर है, एच न्यू माइनस फाई नॉट के। अब ये हमारी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और जो एच है वो क्या है, जो एच है वो क्या है 4.15 इंटू 10⁻⁻15। अच्छा, मैंने ये वाली वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमें जो है यहां पर आपकी कितनी दी गई है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। वर्क फंक्शन निकालना है, तो क्या हम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, ये 1.4 है, ये कितना हो जाएगा आपका 2.9, ये कितना हो जाएगा 5 नॉट। तो आंसर लगभग कितना आएगा, लगभग 1.5 आ जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, वर्क फंक्शन। अगर हमें जूल में निकालना होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते किससे, 1.6 × 10⁻⁻19 से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, आपका फाई है, ठीक है, एक मेटल है उसका वर्क फंक्शन फाई है, और हमने क्या किया है, लाइट जो मेटल के ऊपर डाली है उसकी जो आपकी एनर्जी है वो 3 फाई एंड 9 फाई है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में करा रहा हूँ वो सब काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया है, आपको निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, ठीक है, दोनों केसेस में, ठीक है ना। और साथ में आपको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी का एमिटेड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं, एक मेटल था उसका वर्क फंक्शन फाई है,
और उसके ऊपर जो लाइट डाली है, एक बार आपने 3 फाई की डाली है, एक बार 9 फाई की डाली है। अब देखो वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि वो तो मेटल की प्रॉपर्टी है। तो आपने लाइट की जो एनर्जी है वो चेंज कर दी। तो दोनों ही केसेस में काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, उनका रेशियो क्या होगा वो पूछा है। मतलब एक तरीके से K1 और K2 का रेशियो यहाँ पर पूछा है। तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। K1 का रेशियो क्या होगा? K1 का रेशियो होगा आपका एच न्यू माइनस फाइव, है ना। एच न्यू कितना है? 3 फाई है, माइनस फाइव। और K2 का 9 फाई माइनस फाइव, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 2 फाई और ये हो जाएगा 8 फाई। तो आंसर कितना? 1/4 आ गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था वेलोसिटी का रेशियो। तो वेलो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वी स्क्वायर के ऊपर, है ना। वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर हाफ mv स्क्वायर होता है। तो K1/K2 हमारा हमें पता ही है, तो हमें सीधे सीधे V1/V2 और इसका स्क्वायर, है ना। तो K1/K2 की वैल्यू कितनी है? 1/4। तो V1/V2 किसके बराबर आ जाएगा? जो भी K1/K2 की वैल्यू है, ठीक है, जो भी K1/K2 की वैल्यू है उसमें बस हमें रूट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, बस हो गया, इतना सही था। तो अब हम सीखेंगे थोड़ा सा डी ब्रोगली के बारे में। ठीक है, तो देखो डी ब्रोगली के बारे में फंडा इतना है कि ये दोनों नेचर की बात करते हैं। ये कहते हैं वेव है और पार्टिकल है, दोनों ही है। ठीक है, तो मैं जल्दी से डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ होती है उसको कैसे कैलकुलेट करें उसके बारे में सारे फॉर्मूले बता देता हूँ। ठीक है, और उनको आप लिख लें, वो आपके बार बार काम आएंगे, उन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं अभी और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ के सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था ट्री ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, वही है ये। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है, देखो वेवलेंथ होती है h/p, ध्यान रखना, p फॉर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये दो तरीके से हो सकती है, या तो आप फोटोन के लिए निकाल रहे हो, या फिर आप किसके लिए निकाल रहे हो? पार्टिकल के लिए। अगर आप फोटोन के लिए निकाल रहे हो तो ये hc/e हो जाएगा। अगर आप पार्टिकल के लिए निकाल रहे हो तो h/mv हो जाएगा। ठीक है, फोटोन के लिए तो हम अभी भी देख के आए हैं, hc/e देखा था हमने। ठीक है, मोमेंटम देखा था ना, तो हमने बस मोमेंटम की वैल्यू रखी है e/c, या फिर हमने और भी चीजें देखी थी, आपको याद हो तो। ठीक है, इफेक्टिव मास भी देख कर आए थे। तो ये हमारा हो गया फोटोन के लिए, ये हमारा पार्टिकल के लिए, हमने मोमेंटम की वैल्यू रख दी। अब पार्टिकल के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि भाई देखो हमने पूरी फिजिक्स में कई सारे मूवमेंट, मतलब कई सारे वेरिएशन देखे, है ना। हमने मैग्नेटिज्म में भी मोमेंटम देखा, और हमने बहुत जगह देखा। ठीक है, मैकेनिक्स में तो देखा ही, मैकेनिक्स में एक और देखा, √2m के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिज्म था उसके अंदर हमने देखा था, जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा था तो वहां पर एक्यूट एंगल पर जब भी जाता था तो रेडियस हमें मिलती थी mv/qb। हालांकि एक्यूट एंगल पर नहीं कहना चाहिए, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड कहना चाहिए। एक्यूट एंगल पर तो mv sin थीटा मिलती थी। तो यहाँ पर r = mv/qb आ गया। ठीक है, तो हमारी जो वेलोसिटी है उसकी जगह पर क्या रख सकते हो? जो वेलोसिटी है उसकी जगह पर रखा जा सकता है QRB/m। ठीक है, QRB/m। तो यहां पर क्या रख दोगे? वैल्यू रख दो। ठीक है, तो जैसी वैल्यू रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। या फिर आप देखो, हमें जो है बेसिकली MB की वैल्यू रखनी है, देखा जाए तो MB की वैल्यू QRB हो जाएगी, है ना। तो यहां पर आप MB की जगह QRB लिख सकते हो। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या बना? H/QRB। ठीक है, रटना नहीं है ये सब, बस आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखो, मैं आपको अब पार्टिकल के लिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम पार्टिकल पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने बेसिक फॉर्मूला देखा H/P, दूसरा हमने देखा H/mb, और हम जानते हैं मोमेंटम होता है √2m के। हम तो हमारी जो वेवलेंथ है वो h/√2m के हो गई। ठीक है, या फिर हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो Q डेल्टा V होती है, तो H हो जाएगी 2m Q डेल्टा V। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सब चीजें पढ़ ली है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत नॉर्मल से आएंगे, इससे ज्यादा जरूरी जो क्वेश्चंस आएंगे वो रेशियो पर ज्यादा आएंगे। ठीक है ना, तो जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर उनका तरीके पे बात करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, किसका? आपने प्रोटॉन ले लिया, ड्यूट्रॉन ले लिया, और आपने अल्फा पार्टिकल ले लिया।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल आपने लिया और इनकी आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट करना है। अब कैसे करें, इसके लिए मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन ले लीजिए, यहाँ पर आप प्रोटॉन ले लीजिए, यहाँ पर आप न्यूट्रॉन ले लीजिए और यहाँ पर आप अल्फा पार्टिकल ले लीजिए। इधर मैं इसका मास बता देता हूँ, चार्ज बता देता हूँ, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम एक टेबल टाइप से इसे बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सही, मतलब आप सही बना लेना, वो तो खैर हो गया है, ठीक है। और उसके अलावा मैं दूसरी साइड में एक और चीज़ ले ले रहा हूँ, ठीक है। ये टेबल मैं यहाँ पे बना दी है। ये टेबल आप बना लें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप मास ले लो। अच्छा, देखो हम बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास m ही अगर होगा, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे ये पॉजिट्रॉन हो, दोनों का मास सेम रहेगा। बेसिक बेसिक देखो क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर वेवलेंथ आपसे पूछी जाए तो कैसे निकालोगे, देखो वेवलेंथ आपकी जो आएगी वो क्या आएगी, अब क्योंकि ये पार्टिकल है, फोटोन तो है नहीं, तो क्या आएगी, H/m भी आएगी, या फिर आप जो है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 150/Δv, ठीक है। डेल्टा वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब हमने ये जो फॉर्मूले हैं ये यूज करे हैं, हमने क्या यूज किया है, H की वैल्यू, M की वैल्यू, Q की वैल्यू, तो सिर्फ क्या बचा, डेल्टा वी बचा। या फिर आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना है, मैं ये मतलब इसलिए थोड़ी ना बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, या फिर दूसरे तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, डिवाइडेड बाई 12.27 डिवाइडेड बाई डेल्टा वी का रूट। डेल्टा वी आपका फिर से बता देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो यूनिट है इसकी एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन का कितने गुना, 1840 टाइम्स, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए तो आपको ऐसे ही यूज करना है, लेकिन इसका जो चार्ज है वो तो ई ही रहेगा, वो माइनस प्लस का अंतर होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो ई है। अच्छा, इसकी वेवलेंथ कितनी आएगी, इसकी वेवलेंथ आएगी 0.286 डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम। ड्यूट्रॉन की, ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि ड्यूट्रॉन क्या है, उसी का आइसोटोप है, ये आपका ई, ठीक है। चार्ज उसके ऊपर भी उतना ही रहेगा। इसकी जो वेवलेंथ आएगी 0.2 डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स, लेकिन चार्ज होता है 2 टाइम्स, क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस है। इसकी जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 0.1 डिवाइडेड बाई डेल्टा वी और ये एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है अगर उनका मोमेंटम सेम है तो। पार्ट 1 है इसका, सेम मोमेंटम। मैं इसी के अंदर 3 क्वेश्चन कराऊंगा। पहला है सेम मोमेंटम के लिए रेशियो निकालो डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो अगर मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब क्या है, अगर मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब ये है कि जो वेवलेंथ होती है वो तो H/p होती है, मतलब ये तो कांस्टेंट ही है। मतलब अगर ये भी कांस्टेंट है तो सबका रेशियो बराबर हो जाएगा, 1:1:1 हो जाएगा, है ना। तो ये तो बहुत आसान था। दूसरा है आपका, मतलब इसी के बाद जो दूसरा है, अगर उनकी वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब क्या है, जो वेवलेंथ होती है वो H/m भी होती है ना। अगर वेलोसिटी सेम है तो मास पर डिपेंडेंसी रखती है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो वेवलेंथ मास के इनवर्स हो गई। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर हम सबसे पहले किसका लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रोटॉन का, फिर ले लेते हैं हम न्यूट्रॉन का, और फिर ले लेते हैं अल्फा। अच्छा, प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला क्या है, H अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी सेम है, H अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम वेलोसिटी, H अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सेम वेलोसिटी, एच वी एच वी एच वी कट गए, बचा क्या, एम पी एम डी एम अल्फा। तो मतलब आपका सिर्फ क्या रखना है, मास का रेशियो। अब प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है, क्या होता है प्रोटॉन का मास, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अगर प्रोटॉन का मास mp मान लो तो न्यूट्रॉन का 2 mp हो जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल का 4 mp हो जाएगा।
यही तो पढ़ा था हमने। तो यहां से आप देख सकते हो MP 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 गया, और आप यहाँ पे 4 का जो भी बड़ा होगा उसका सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 4:2:1। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये आंसर आपका आ गया है। अब इसी के अंदर तीसरा पार्ट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई तो, काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी? देखो H/√2m के फॉर्मूला था, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर गई? √m पर। बस हमें √m कर देना है, मतलब यहाँ पर इन वैल्यूज का रूट निकाल दो बस डायरेक्टली सीधे सीधे। तो क्या हो जाएगा, 4 का रूट 2, 2 का रूट √2 है ना, और 1 का रूट 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी मॉडर्न फिजिक्स हमें आज समझ में आ गई होगी, बेसिक बेसिक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज डुअल नेचर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे ना तो पूछे जाएंगे, और मतलब घुमा फिरा कर इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार आपके आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।